हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो है एक अपने सिलेबस का पहला टॉपिक वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, उसका इतिहास, उसकी भूमिका कैसे होती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आए हैं, वैयक्तिक विभिन्नता। हमारे बाल मनोविज्ञान टॉपिक का सुपर टेट में पहला टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता। ओके, तो अब हम आज पढ़ेंगे वैयक्तिक भिन्नता। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है। ओके, तो हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति, हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरीके से कोई भी दो व्यक्ति एक तरीके समान नहीं हो सकते। ओके, हर व्यक्ति अलग होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। शारीरिक, मानसिक, ठीक है, या सांवेगिक, किसी भी रूप से कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यही होता है वैयक्तिक भिन्नता। किसी भी कोई भी व्यक्ति की आदतें हो गई, जैसे शारीरिक रूप हमने बता दिया, मानसिक रूप बता दिया, सांवेगिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। और भी हम देख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, दो लोग हैं, अगर भले ही रंग रूप किसी भी चीज़ में समान, मतलब कई भी चीज़ें समान हो जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता जरूर है। ओके, तो हम देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या सांवेगिक रूप से समान नहीं हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता का सबसे पहले प्रयोग वैयक्तिक भिन्नता का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्हें जो है सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अब इनके बारे में हम देखते हैं इन्हें क्या क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है सुजनन शास्त्र का पिता। सुजनन शास्त्र का पिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करिएगा, पूछा जाता है। इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक कौन सी थी इनकी? हेरिडिटी जीनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा गया था पिछली बार टेट में भी, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इनकी बुक थी हेरिडिटी जीनियस। ओके, तो जो था वैयक्तिक भिन्नता शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी बुक थी हेरिडिटी जीनियस। ओके, इस बारे में और भी लोगों ने बात की थी, वैयक्तिक भिन्नता के बारे में और भी लोगों ने बात की थी, जिनका नाम है क्या? जेम्स ड्रेवर और जेम्स ड्रेवर ने और टायलर ने और स्किनर ने की थी। ठीक है, टायलर और स्किनर, इन तीनों लोगों ने भी बात की थी। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे पहले किसने बात की थी, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था वैयक्तिक भिन्नता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, और इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनकी बुक थी हेरिडिटी जीनियस। और बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन ने ही जो है फ्रांसिस गाल्टन ने ही सबसे पहले बुद्धि का अध्ययन किया था। इन्होंने ही बुद्धि का पहला अध्ययन किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने ही बुद्धि का पहला अध्ययन किया था। ओके, इन्होंने ही कहा था कि दो लोगों की एक बुद्धि जो है दो लोगों की समान नहीं हो सकती है। ओके, इन्होंने कहा था कि दो लोगों की जो बुद्धि है कभी भी समान नहीं हो सकती, दो लोगों की समान बुद्धि नहीं हो सकती। ओके, समान बुद्धि नहीं हो सकती। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या सांवेगिक रूप से अलग होता है, यही वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, और सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्हें कहा जाता है सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी बुक थी हेरिडिटी जीनियस। ओके, और फ्रांसिस गाल्टन ने ही बुद्धि का पहला अध्ययन किया था। इन्होंने ही कहा था कि दो लोगों की कभी भी समान बुद्धि नहीं हो सकती। ओके, तो हमने ये थोड़ा सा देख लिया। हम परिभाषाओं पर आ जाते हैं कि इसने कौन सी परिभाषाएं दी है। ओके, अब हम आ जाते हैं परिभाषाओं में। हम देखते हैं कौन सी परिभाषाएं किसने दी थी। तो सबसे पहली परिभाषा है कि वैयक्तिक भिन्नता में
वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि वैयक्तिक भिन्नता में जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा पहलू जरूर होगा जो अलग होगा। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता में एक बार और देखते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल है जिसका मापन संभव है। की पॉइंट केवल देखिए, बस ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। ओके, स्किनर ने। ओके, तो हमने ये परिभाषा देख ली, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। ओके, फिर अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा हम देखते हैं एक व्यक्ति। ओके, एक व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक मानसिक गुणों से जो भिन्नता रखता है वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने समूह के लोगों से शारीरिक मानसिक गुणों से भिन्नता रखता है, वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। ये परिभाषा दी थी जेम्स ड्रेवर ने। ओके, जेम्स, ये इंपॉर्टेंट है सारी परिभाषाएं, इसको नोट कर लीजिएगा। जेम्स ड्रेवर ने दी थी ये परिभाषा। ठीक, और एक आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाली परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रीट में और किसी एग्जाम में और भी पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है परिभाषा। तो देखिएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि वैयक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। सार्वभौमिक प्रतीत होती है वैयक्तिक भिन्नता, किसने कहा है? ये कहा है टाइलर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिभाषा, ये याद रखिएगा, पूछी जाती है। ओके, तो हमने देखा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि वैयक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है, टाइलर ने कहा है। तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता की विशेषताएं कौन कौन सी। स्किनर ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली बताई है इन्होंने विचलनशीलता। ओके, विचलनशीलता पहली विशेषता बताई इन्होंने। अभी हम बताते हैं क्या होता है। ओके, पहली इन्होंने बताई है विचलनशीलता, दूसरी है प्रतिमानता। ओके, प्रतिमानता, और तीसरी मानी है कि सभी की बुद्धि अलग अलग होती है। ठीक है, बुद्धि का अलग अलग होना बताया है इन्होंने। ओके, विचलनशीलता, प्रतिमानता, बुद्धि का अलग अलग होना, वृद्धि दर का। ओके, वृद्धि दर का अलग अलग होना, वृद्धि दर का अलग अलग होना, और बताया इन्होंने सीखने की गति। ठीक है, सीखने की गति, सीखने की गति और वंशानुक्रम और वातावरण। तो इन्होंने इतनी विशेषताएं कौन कौन सी बता दी? विचलनशीलता, प्रतिमानता, वृद्धि अलग अलग दर से होना, सीखने की गति, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, विचलनशीलता नहीं, वेरिएबिलिटी। ओके, और प्रतिमानता का नॉर्मलिटी। तो हम देखते हैं विचलनशीलता का मतलब क्या होता है, क्या बताया इन्होंने। देखिए, विशेषताएं हैं कि विचलनशीलता, प्रतिमानता, वृद्धि का अलग अलग, वृद्धि दर अलग अलग होना, सीखने की गति और वंशानुक्रम और वातावरण। तो हम देखते हैं इन्होंने कहा है विचलनशीलता में इन्होंने कहा है कि किसी के भी शील गुण समान नहीं होते। ओके, शील गुण जो है किसी के समान नहीं होते। ओके, विचलनशीलता का मतलब ये हो गया किसी के शील गुण समान नहीं होते। दूसरा है प्रतिमानता। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि प्रकृति ने जो है सामान्य रूप से शील गुण का वितरण किया है। ओके, क्या किया है? प्रकृति ने सामान्य रूप से शील गुण का वितरण किया है। ठीक है, प्रकृति ने सामान्य रूप से किया है विवरण इसका। ठीक है, वितरण, सामान्य रूप से वितरण किया है। देखिए, हम ज़्यादातर कहीं भी स्कूल हो गया, कॉलेज में हो गया, हम ज़्यादातर सामान्य बच्चों को ही देखते हैं। उसमें प्रतिभाशाली बालक या मंद बुद्धि बालक आप बहुत कम पाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा संख्या जिनकी होगी सामान्य बालकों की होगी। ठीक है, तो क्या है? प्रकृति सामान्य शील गुण का वितरण उन्होंने अपने हिसाब से किया है, प्रकृति ने। फिर है वृद्धि दर अलग, सभी की वृद्धि अलग अलग होती है दर से। सीखने की गति सबकी अलग अलग होती है, कभी कोई तेज सीखता है, कभी कोई धीरे सीखता है, सबकी अलग है। और होता है, और आता है बात वंशानुक्रम और वातावरण। वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण ये भी है। ठीक है, वातावरण किसको कैसा मिल रहा है वातावरण। ठीक है, एक दो बच्चे अलग अलग हैं, सबको अलग अलग तरीके से वातावरण मिलेगा तो भिन्नताएं आ जाती हैं। वंशानुक्रम भी इसका एक कारण हो सकता है। तो हमने ये स्किनर के अनुसार विशेषताएं देख ली। ओके, अब हम देखते हैं वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार कितने होते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के 4 प्रकार होते हैं। किसके अनुसार? गाल्टन के अनुसार। हमने गाल्टन के अनुसार देखा वैयक्तिक भिन्नता के 4 प्रकार होते हैं। ओके, कौन कौन सा देख लेते हैं। शारीरिक भिन्नता,
शारीरिक भिन्नता, ध्यान से देखिएगा। ओके, मानसिक भिन्नता, ओके, शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक और व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, संवेगात्मक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता और मानसिक भिन्नता, ये सारी इसके अनुसार पूछी जाएगी। गाल्टन के अनुसार व्यक्ति भिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक भिन्नता, ओके, तो हमने देखे 4 होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और व्यक्तिगत। ओके, व्यक्तिगत भिन्नता। तो हमने क्या देखा कि गाल्टन के अनुसार व्यक्ति भिन्नता के 4 प्रकार होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि शारीरिक भिन्नता क्या होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रंग, रूप, ओके, कद काठी के हिसाब से अलग ही होता है। रंग, रूप, ओके, कद काठी, इसके हिसाब से कोई ना कोई विभिन्नता पाई जाती है हर व्यक्ति में। तो ये हो गया हमारे शारीरिक भिन्नता। अब आते हैं मानसिक भिन्नता। बुद्धि हो गया, बुद्धि से कोई ना कोई हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति का तर्क अलग होता है, हर व्यक्ति के समस्या समाधान करने की विधि अलग होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कोई एक भी तरीके से ना किसी का तर्क लगता है, ना बुद्धि, ना समस्या समाधान की योजना एक तरीके से हो सकती है। ओके, तो ये शारीरिक भिन्नता और मानसिक भिन्नता होगी। अब हम संवेगात्मक भिन्नता, इसमें क्या होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या आदि चीज़ें आ जाती हैं। ओके, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब व्यक्ति भिन्नता का कारण हो सकता है, व्यक्ति भिन्नता के प्रकार में आता है। ओके, फिर आते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पे। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति भिन्नता में कोई व्यक्ति शर्मीला है, ओके, किसी से मिलजुल नहीं पाता है, और कोई हो गया मिलनसार हो गया। जैसे हमने व्यक्तित्व में भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व तीनों पढ़ा है। तो उस हिसाब से व्यक्ति भी होते हैं, कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। कोई शर्मीला होगा, कोई मिलनसार होगा, ठीक है, कोई बोलने वाला होगा तो कोई कम बोलने वाला होगा। इस टाइप का कोई ना कोई विभिन्नता रहती है। तो हमने देखा व्यक्ति भिन्नता के 4 प्रकार होते हैं, शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता। ये किसके अनुसार है, गाल्टन के अनुसार, याद रखिएगा। तो हमने विशेषताएं और प्रकार देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे इसकी मापने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता मापने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो पहले हम इनके नामों को देख लेते हैं, फिर हम डिटेल देखते हैं। ओके, तो हमने देखा बुद्धि परीक्षण, पहली विधि हो गई बुद्धि परीक्षण। ओके, ध्यान से देखिएगा, बुद्धि परीक्षण, फिर उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। ओके, नंबर 1 बुद्धि परीक्षण, नंबर 2 उपलब्धि परीक्षण, नंबर 3 है रुचि परीक्षण, रुचि परीक्षण के द्वारा, ठीक है, संवेगात्मक परीक्षण, संवेगात्मक परीक्षण। ओके, फिर हम देखते हैं 5वां कौन सा है, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। और क्या ये हो गया, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, संवेगात्मक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। ओके, और ये सारी चीज़ें हमने क्या देख ली, ये कौन कौन सी हैं, इसकी विधियाँ, मापने की विधियाँ। इनके बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्ति भिन्नता को पता लगा सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा। उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं व्यक्ति भिन्नता के बारे में। रुचि परीक्षण यानी इंटरेस्ट टेस्ट, संवेगात्मक परीक्षण यानी कि इमोशन टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट, ओके, पर्सनल टेस्ट आप कह सकते हैं, अभिक्षमता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो बुद्धि के द्वारा पहले अगर हम कहा जाए कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भिन्नता का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाया सकता है। अगर कहा जाए बुद्धि का जो है सबसे पहले बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन थे, बुद्धि के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी बुद्धि के चैप्टर में पढ़ेंगे। बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन थे, बुद्धि मापन के जन्मदाता थे टर्मन। ओके, टर्मन थे बुद्धि मापन के जन्मदाता। अगर कहा जाए कि बुद्धि का फार्मूला किसने दिया था, पहले वाला फार्मूला बुद्धि का फार्मूला किसने दिया था स्टर्न ने ये। ओके, और जो कहा जाए जो वर्तमान वाला फार्मूला है, जो हम मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणा 100 करते हैं, वो फार्मूला दिया था टर्मन ने। तो टर्मन ने कौन सा फार्मूला दिया था, मानसिक आयु
इन्होंने IQ का फार्मूला दिया था टर्मन ने, याद रखिएगा IQ बराबर मानसिक आयु, छोटा सा लिख दे रहे हैं ऐसे, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये इनका एक फार्मूला हो गया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया। तो बुद्धि के द्वारा हम तो कर ही सकते हैं, बाकी हमने बुद्धि के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया और आप बुद्धि के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण का भी एक फार्मूला होता है, ध्यान लीजिए। उपलब्धि परीक्षण बराबर होता है, क्या होता है, इसके बराबर होता है क्वालिफिकेशन एज यानी कि एजुकेशन एज। ठीक है, एजुकेशन एज यानी कि शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु। ओके, शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणा 100, ये फार्मूला होता है इसका, ये भी याद रखिएगा, वास्तविक आयु। ठीक है, हमने शिक्षण कौशल में पढ़ा है, उसमें शिक्षण कौशल में समावेशी शिक्षा में हमने फार्मूले पढ़े हैं, गुणा 100। तो ये उपलब्धि परीक्षण का होता है, इसके द्वारा हम उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग उसकी शैक्षिक आयु लेकर और उसकी वास्तविक आयु लेकर उसका परीक्षण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं AQ। ठीक, उपलब्धि परीक्षण। फिर आता है अगला, क्या आता है, रुचि परीक्षण। हम हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, उनकी रुचियों को देखकर हम उनका परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आता है संवेगात्मक परीक्षण। ठीक है, तो संवेगात्मक परीक्षण में क्या होता है, एक आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था डेनियल गोलमैन। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़, डेनियल गोलमैन। तो जो डेनियल गोलमैन थे, इन्होंने कहा था कि जो है आपकी सफलता में, ओके, डेनियल गोलमैन ने कहा था कि आपकी सफलता में 80% रोल आपके इमोशन का होता है, 80% रोल किसका होता है, आपके इमोशन का होता है। ओके, और बाकी जो 20% रोल है ये आपके नॉलेज का होता है। ओके, इन्होंने क्या कहा था कि जो 80% आपकी सफलता में किसी भी चीज़, आपकी जो सफलता है उसमें 80% योगदान जो है, ठीक है, रोल आपके इमोशन का होता है, संवेग का होता है, और जो 20% रोल है वो आपकी IQ का होता है। ओके, अगर कहा जाए एग्जाम से आपने सारा कुछ तैयार कर लिया, एग्जाम से एक दिन पहले घबरा गए कि अब तो हमारा कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, इमोशन ही तो वहाँ पे आ गया, वहाँ से आपका पेपर गड़बड़ हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि जो इमोशनली फिट है बच्चा, जो इमोशनली मजबूत है, ओके, तो उसकी IQ भी काम करेगी, यही इमोशन आता है। इन्होंने जो कहा है एकदम सही कहा है कि डेनियल गोलमैन ने कहा है कि किसी आपकी सफलता में 80% रोल होता है इमोशन का और 20% होता है IQ का, याद रखिएगा। ओके, फिर आता है व्यक्तित्व परीक्षण। हमने देखा व्यक्तित्व परीक्षण की कई विधियाँ होती है, जैसे TAT CAT, इनके सबके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। तो ये सब हम व्यक्तित्व के अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, हम केवल इतना जान लेते हैं कि इसके द्वारा जो है 31 TAT में क्या होता है, 31 कार्ड होते हैं। ओके, चित्र देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, ये होता है। फिर अगला आता है अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, और ये TAT मॉर्गन और मुरे ने दिया था, तो ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉर्गन और मुरे ने। ठीक है, तो उस हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। फिर अभिक्षमता परीक्षण। ओके, अभिक्षमता परीक्षण। तो अभिक्षमता परीक्षण में क्या है कि इसमें व्यक्ति के हम एप्टीट्यूड को देखते हैं। ओके, तो हर किसी का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, उनके परीक्षण के द्वारा हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी भिन्नता है। तो हमने ये देख लिया, व्यक्ति भिन्नता मापने की विधियाँ देख ली, कौन कौन सी है, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, संवेगात्मक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण। अब हम आते हैं व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहीं पे देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इसको तो बहुत हैं कारक प्रभावित करने वाले। सबसे पहले हम लेते हैं वंशानुक्रम, वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम, वातावरण, शरीर रचना, प्रेरणा, बुद्धि। ओके, ये सब चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, संवेग। ओके, आदि ये सब कई प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो हमारा मेन हम देखते हैं वंशानुक्रम, वातावरण और शारीरिक मानसिक सारी रचनाएं हम जाते हैं। यानी कि व्यक्ति हर किसी न किसी रूप से अलग होता है, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता, चाहे जो आप कारण ले लीजिए, धर्म ले लीजिए, भाषा ले लीजिए, रुचि ले लीजिए, आयु ले लीजिए, आदत ले लीजिए, सबके हिसाब से व्यक्ति अलग होता है। यानी कि प्रभावित करने वाले कारक यही हैं इनको। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं व्यक्ति भिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियाँ जो भी दी गई हैं। ये तो शिक्षण विधियाँ व्यक्ति भिन्नता को मापने की विधियाँ थी। अब हम देखते हैं इसके आधार पर कुछ शिक्षण विधियाँ दी गई, उन शिक्षण विधियों को देखते हैं। ओके,
तो हम देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हमने लिख दिया है, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए। ओके, तो हम देखते हैं पहली कौन सी विधि है, डाल्टन विधि, जिसे हेलन पारखस्ट ने दिया है। ओके, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया है, इंपॉर्टेंट है सारी विधियाँ देखिएगा। डेक्रोली विधि दिया है ऑलिव डेक्रोली ने, किंडरगार्टन विधि दिया है फ्रॉवेल ने। ओके, वैनिटी का मेथड दिया है कार्ल्टन वासबर्न, ये अमेरिका के थे, इन्होंने दिया है। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि भी कहते हैं इसको, यहाँ पे खोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। खोज विधि दिया था आर्मस्ट्रांग ने। मॉन्टेसरी विधि दिया था मारिया मॉन्टेसरी ने। बेसिक शिक्षा किसने दी थी, गांधी जी ने। और व्यक्तिगत अनुदेशन विधि किसने दी थी, फ्रेड एस केलर ने। अब हम देखते हैं इन्होंने बताया क्या क्या था। तो जो डाल्टन विधि है इसमें हेनली पारखस्ट ने बताया था कि कोई भी टाइम टेबल ना बनाए बच्चों के लिए, ठीक है, टाइम टेबल ना बनाए। इन्होंने टाइम टेबल को हटा दिया था, इन्होंने कहा था नो टाइम टेबल, कोई भी टाइम टेबल बच्चों के लिए ना बनाए, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ओके, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ओके, तो इन्होंने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने की बात की थी और कहा था कि आप कोई भी टाइम टेबल बच्चों के लिए ना बताएं। और हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने प्रयोगशाला की बात की थी, हर सब्जेक्ट के लिए प्रयोगशाला की बात की थी। ओके, ये हो गया। अब दूसरी विधि हमारी कौन सी आती है, प्रोजेक्ट विधि, जो किलपैट्रिक ने दी थी। इन्होंने कहा था कि बच्चों को करके सिखाना चाहिए, ठीक है, और ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि बच्चे करके सीखें। तो इन्होंने करके सीखने की बात की थी कि बच्चे करके सीखें, ऐसी परिस्थितियां पैदा करिए कि बच्चों को करके ही सीखना पड़े। ओके, फिर आता है डेक्रोली विधि, जो ऑलिव डेक्रोली ने दी थी। इन्होंने कहा था बच्चे की जो क्षमता और रुचि के अनुसार, जो भी बच्चे हैं अलग अलग होते हैं। इन्होंने क्या कहा था, बच्चे जो है अपना क्षमता एवं रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं। ओके, रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं। पूरा नहीं लिख रहे हैं, की पॉइंट लिख रहे हैं, आपको बाकी बता दे रहे हैं। ऑलिव डेक्रोली ने कहा था कि बच्चे जो है क्षमता और रुचि के अनुसार अलग अलग रहते हैं, इसलिए इसे इन्हें जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा, जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा। इन्होंने जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा की बात की थी। ओके, ये लाइन दी थी इन्होंने, किसने, ऑलिव डेक्रोली ने क्या कहा था कि जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा दीजिए। ओके, जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा। ओके, तो हमने ये देखा लाइफ स्किल विधि हो गई है। फिर आता है किंडरगार्टन, फ्रॉबेल ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है बाल केंद्रित होनी चाहिए। ओके, बाल केंद्रित होनी चाहिए और बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए। ओके, तो हमने किंडरगार्टन देख ली। ओके, फिर हम देखते हैं वैनिटी का मेथड। कार्ल्टन वासबर्न ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो है पूरा सिलेबस छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाए। जो सिलेबस है पूरा छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए। ओके, छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए। ओके, बांट दिया जाए, उसके बाद इन्हें पढ़ाया जाए। ओके, फिर दिया है कि बच्चा जो है अपनी गति से, ठीक है, बच्चा अपनी गति से हर यूनिट को सीखने, और फिर बच्चा जो है सीखे, जब बच्चा अपनी गति से किसी भी गति से सीखे तो अपनी परीक्षा स्वयं ले बच्चा, ठीक है, परीक्षा स्वयं ले बच्चा। तो इन्होंने क्या कहा था, फिर से बता देते हैं कि डेक्रोली वैनिटी का मेथड में कार्ल्टन वासबर्न ने कहा था कि बच्चे के पूरे सिलेबस को जो है छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए। उसके बाद बच्चा जो है अपनी गति से हर यूनिट को देखे और उसकी परीक्षा स्वयं ले। ओके, उसकी अपना पढ़े और स्वयं उसका जांच करे, स्वयं परीक्षा ले उसका। ओके, फिर आता है ह्यूरिस्टिक विधि, जो आर्मस्ट्रांग ने दी थी, इसे हम खोज विधि भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चे को निरीक्षण करके सीखना चाहिए, बच्चा निरीक्षण करके सीखे। ओके, बच्चा निरीक्षण करके सीखे। तो ये हो गया। फिर आगे आती है मॉन्टेसरी विधि, जो मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। सारी विधियाँ इंपॉर्टेंट हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी थी। इस विधि में कहा गया था, इन्होंने कहा था कि मनोवैज्ञानिक मेथड का यूज करिए। ओके, मनोवैज्ञानिक मेथड का यूज करिए। ओके, और बात की थी इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है अपनी इंद्रियों, ठीक है, या व्यवहारिक उपयोग करके सीखेगा। इन्होंने इंद्रियों पर बात की थी। इन्होंने कहा था बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, या व्यवहारिक गतिविधियों के द्वारा सीखेगा। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर आता है बेसिक शिक्षा, गांधी जी ने दी थी। इन्होंने कहा था कि मातृभाषा का प्रयोग बताया था इन्होंने, कि बच्चे को जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, शुरुआती शिक्षा जो भी है मातृभाषा में, और हस्तकौशलों का उपयोग करना सिखाया था। ओके, हस्तकौशल का उपयोग करना। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया था, हस्तकौशल, व्यावसायिक शिक्षा और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की थी, ठीक है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर लास्ट है हमारा व्यक्तिगत अनुदेशन विधि। ओके, ये दिया था
फ्रेड एस केलर ने। तो हमने पूरा देख लिया, एक हम फास्ट रिवीजन करते हैं जल्दी से। डाल्टन री हेलन पारखश ने दिया था, इन्होंने कहा था बच्चों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, बच्चे को स्वतंत्र रखना और हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए प्रयोगशाला बनानी चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दी थी, इन्होंने कहा था बच्चे को करके सीखने का अवसर देना चाहिए, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहिए कि करके सीखें। फिर आगे है डेक्रोली विधि, ऑलिव डेक्रोली ने दी थी, इन्होंने कहा था हर बच्चा रुचि एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग होता है, उसे जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। किंडरगार्टन विधि फ्राबेल ने दी थी, इन्होंने कहा था बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए और खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाए। वेनेटिका मेथड में कार्ल्टन वाशबर्न ने कहा था कि सिलेबस जो है बच्चे का छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि अपनी गति से वो हर यूनिट की को पढ़ते रहें और अपनी परीक्षा स्वयं ले। ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने दी थी, इसमें है कि बच्चा निरीक्षण करके सीखे। मॉन्टेसरी विधि में मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था मनोवैज्ञानिक मेथड के द्वारा बच्चे सीखें और इंद्रियों और व्यवहारिकता के द्वारा बच्चे सीखें। बेसिक शिक्षा दी थी गांधी जी ने, इन्होंने कहा था कि मातृभाषा, हस्तकौशल और व्यावसायिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। आगे आता है व्यक्तिगत अनुदेशन विधि जो दी थी फ्रेड एस केलर ने। तो हमारी ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियाँ हो गई। ओके, अब हमारा छोटा सा बचा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में क्या उपयोग है, उसको देख लेते हैं, बस हमारा व्यक्तिगत भिन्नता खत्म हो जाएगा। ओके, ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा गए, बताइएगा। ओके, अब हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में प्रयोग क्या क्या है, इसको देख लेते हैं, बस हमारा ये व्यक्तिगत भिन्नता खत्म हो जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें, आपने हर चीज़ पढ़ ली, विधियाँ पढ़ ली, विशेषताएं पढ़ ली, ओके, परिभाषाएं पढ़ ली, अर्थ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। ओके, तो व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में उपयोग क्या है हम ये देखते हैं। तो क्या है इसमें मूल्यांकन विविधता होती है, ठीक है, मूल्यांकन विविधता में उपयोग है, मूल्यांकन विविधता। ओके, और फिर आता है, फिर है कक्षा में जो है सीमित संख्या छात्रों की, ठीक है, कक्षा में सीमित संख्या, कक्षा में सीमित संख्या। ओके, और बच्चों का क्या इन्होंने कहा, इसके द्वारा कहा गया कि बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन न किया जाए, क्योंकि हर बालक किसी न किसी चीज़ से हर किसी से अलग होता है, तुलनात्मक अध्ययन न करने की बात की गई। ओके, और कहा गया कि शिक्षण विधि में विभिन्नता भी होनी चाहिए, कि बच्चों के अनुसार शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए, ठीक है, बच्चे के अनुसार शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए। ओके, तो हमने क्या देखा, व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में प्रयोग क्या है, मूल्यांकन विविधता में, कक्षा में संख्या को जो है सीमित रखना, तुलनात्मक अध्ययन बच्चों का ना करना और शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तो ये सारी शिक्षा में उपयोग हो गए। तो हमारा व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक खत्म हो गया। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे कहीं से भी पूछा जाए, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ी गई हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया अपने बाल विकास का पहला टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नता। इसके अंतर्गत हमने सिलेबस में आपको बताया था, सिलेबस देख लीजिएगा। अगला पढ़ेंगे स्मृति और विस्मृति। ओके, स्मृति और विस्मृति पढ़ेंगे, अगला चैप्टर स्मृति एंड विस्मृति, ठीक है। इसी के हमने जब सिलेबस बताया था पहला देख लीजिए ये टॉपिक, उसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नता के बाद स्मृति और विस्मृति हम कल पढ़ेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।